नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट ग्रीष्मकालीन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी धाम पहुंचे और गंगा पूजन किया। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और पुष्प वर्षा के साथ सीएम धामी ने तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया। वहीं चार धाम यात्रा के शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दर्शनार्थियों की संख्या को सीमित रखने के निर्णय को वापस ले लिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। मौजूदा जो भाजपा की सरकार है, चार धाम यात्रा की अभी तक तैयारियां पूर्ण नहीं हुई है। चार धाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक इनकी जो घोषणाएं हो रही है, सरकार ऊहापोह की स्थिति में पड़ी हुई है कि अब क्या करें। क्योंकि अभी पहले इन्होंने साइट खोली कि आप साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएं, साइट क्रैक हो गई, उस पर कई लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। और अब जो ये इस स्थिति में सरकार आ गई है कि करे तो करे क्या। हमारा ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि चार धाम यात्रा जब शुरू हो चुकी है उसकी तैयारियां जो कमी है उन्हें दूर करने का काम करें। अगर ये नहीं करेंगे पिछली बार की तरह अगर यात्रा रही तो फिर जो है कोई अप्रिय से घटना होने की जो है पूरी अंदेशा है। तो देखिए, 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सीएम धामी की तरफ से जो निर्णय लिया गया था सीमित श्रद्धालुओं का, उसे वापस ले लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों के कपाट खुल चुके हैं। ऐसे में जो सीमित श्रद्धालुओं की संख्या का जो निर्णय लिया गया था उसे अब वापस ले लिया गया है। बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से लगातार यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों का जो जायजा लिया जा रहा था, मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और कल से ये जो चार धाम की यात्रा है, जो पवित्र यात्रा है, वो श्रद्धालुओं को लिए कल से शुरुआत हो गई है, जिसकी शुरुआत यमुनोत्री और गंगोत्री से कल अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलने के बाद उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, यात्रा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री धामी इस मौके पर वहां पर मौजूद रहे। जो भी श्रद्धालु कल यात्रा में पहुंचे उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और सुगम यात्रा हो, सुरक्षित यात्रा हो, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए माँ गंगा से, यमुना से प्रार्थना की गई है और बद्रीनाथ और केदारनाथ बाबा से भी प्रार्थना की गई। हालांकि केदारनाथ के कपाट जो है 26 तारीख को खुलेंगे, वहीं बद्रीनाथ के 27 तारीख को कपाट खुलने हैं। अब वहीं जिस तरह से पहले जब यात्रा की व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई थी, उससे पहले आने के लिए जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रणाली अपनाई गई थी और रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई थी, जिसमें अभी तक की अगर रजिस्टर्ड जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या की अगर बात करें तो 16 लाख से अधिक लोगों ने अभी चारों धामों में आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त करने के लिए लगातार जो हकूकधारी हैं, जो होटल व्यवसायी हैं, जो टैक्सी व्यवसायी हैं या जो अन्य जिनकी आजीविका चार धाम की यात्रा पर निर्भर करती है, उन तमाम लोगों के द्वारा ये सरकार से मांग की जा रही थी कि यात्रियों की संख्या को सीमित न किया जाए और जो भी यात्री चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, जो भी श्रद्धालु चारों धामों में भगवान बद्री, केदारनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री में आना चाहते हैं, उनको आने दिया जाए। हमारे पास पर्याप्त रुकने की व्यवस्थाएं हैं, खान पान की व्यवस्थाएं हैं, टैक्सी आदि की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए श्रद्धालुओं के लिए, वो सब मौजूद है। ऐसे में उनकी जो संख्या है उसको सीमित न किया जाए, क्योंकि यही समय होता है जब चार धाम की यात्रा पर जो आजीविका जिनकी निर्भर है उनको अपने वर्ष भर की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, चलाने के लिए उनके पास ये अच्छा अवसर होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जो यात्रियों की संख्या है, श्रद्धालुओं की संख्या है, उसको जो सीमित करने का निर्णय था उसको वापस लिया है और अब कोई भी यात्री अब श्रद्धालु चारों धामों में बिना किसी रोक टोक के यात्रा कर सकेगा। लेकिन अब इस पर भी विपक्ष के द्वारा राजनीति तेज हो गई है, जहां एक और सत्ताधारी पार्टी के द्वारा इस निर्णय की सराहना की जा रही है, तो वहीं विपक्ष के द्वारा इस पर कटाक्ष किया जा रहा है कि यात्रा की शुरुआत जरूर हो गई है, लेकिन
सरकार की जो तैयारियां हैं वो आधी अधूरी तैयारियां हैं। यही वजह है कि सरकार खुद कंफ्यूजन में है। पहले जहां यात्रियों की संख्या को सीमित किया गया था, रजिस्ट्रेशन की प्रतिबद्धता की गई थी, अब उसको हटाने का निर्णय लिया है। इससे ये सिद्ध होता है कि सरकार कंफ्यूजन में है, सरकार की कोई तैयारी नहीं है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप भी इस यात्रा के साथ साथ अब शुरू हो गए। बिल्कुल पवन, ठीक है, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारियां लेंगे। तो देखिए 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। वहीं देहरादून में डीजल से चलने वाले करीब 1500 वाहनों पर 1 अप्रैल से प्रतिबंध के मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और वहीं सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 अप्रैल को निर्धारित की है। वहीं इससे वाहन चालकों को एक बड़ी राहत भी मिली है। विक्रम जन कल्याण सोसाइटी के अधिवक्ता भुवन भट्ट ने याचिका डाली थी कि परिवहन विभाग की ओर से केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रमों को 1 अप्रैल से प्रतिबंधित किया जा रहा था, जबकि डीजल से चलने वाले शेष ऑटो विक्रमों को 31 दिसंबर 2023 के बाद प्रतिबंध करना था। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, देखिए डीजल से चलने वाली जो ऑटो और विक्रम पर प्रतिबंध लगाने का जो फैसला था उस पर अभी बड़ी राहत मिल चुकी है। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में प्रदूषण को कंट्रोल करने के उद्देश्य से एनसीआर की तर्ज पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी जो 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले जो ऑटो हैं, जो विक्रम है, वो और जो बसें हैं, सिटी बसें हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं और उनके द्वारा प्रदूषण ज्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा था। इसी वजह से कि सरकार के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया था कि जो 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले संचालित होने वाले जो ऑटो हैं, जो विक्रम है, उनको अब 1 अप्रैल से प्रतिबंधित किया जाएगा। जिस पर जो ऑटो यूनियन है, जो रिक्शा यूनियन है या फिर जो विक्रम संचालित करने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में नैनीताल में डाली गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने उनको स्टे दिया था, जिस आधार पर अभी भी वो वाहन चल रहे हैं। और इसके साथ ही सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जो 10 साल से कम उम्र के जो वाहन है डीजल संचालित, उनको 31 दिसंबर 2023 यानी कि इस वर्ष के अंत तक का समय दिया गया था। लेकिन उस पर इन चालकों की मांग पर इनको ये बड़ी राहत मिली है। हालांकि आरटीओ का साफ तौर पर कहना है, ईआरटीओ का, कि जो भी नियम है उसका अपना पक्ष भी परिवहन विभाग के द्वारा रखा जाएगा कोर्ट के सामने, उस पर ये निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ज्यादा जो पोल्यूशन करने वाले वाहन हैं उनको अभी चलने नहीं दिया जाएगा, ताकि जो प्रदूषण है उस पर कहीं न कहीं जो बढ़ते हुए प्रदूषण है उस पर नियंत्रण इसी तरह से लगाया जा सकता है। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ऑटो विक्रम संचालकों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों की रोक पर फिलहाल फैसले पर राहत दी गई है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के कपाट खोलने को लेकर बीकेटीसी और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर यात्रा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री में कपाट खोलने के अवसर पर तीर्थयात्रियों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। रामनगर में अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा ने परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम हवन पूजन के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में बॉलीवुड कलाकार बिंदु दारा सिंह ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज के सभी लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों के ही नहीं बल्कि सभी के आराध्य हैं। एकजुटता से समाज मजबूत होता है, इसलिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है।
बिंदु दारा सिंह ने सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने वाले कई लोगों को सम्मानित भी किया। तो रामनगर में परशुराम जयंती के अवसर पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें बॉलीवुड कलाकार बिंदु दारा सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सभी से एकजुट होने की बात कही और साथ ही कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों को उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया। बस मैं तो यही देना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण एकता है उसके बारे में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सारे ब्राह्मण एक हो जाएं, सारे बहुत यदि आपको ज़रूरी है कि आपका समाज जब एकजुट हो जाता है। जो इनकी बातें मैंने सुनी है आज, उसमें लग रहा है जैसे ब्राह्मण भी अगर एक नहीं होंगे तो कौन एक होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक होके रहें, आगे बढ़ें। देश तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, लेकिन हमारा जो है कर्तव्य, क्योंकि हम सब लुक अप करते हैं ब्राह्मण्स को, तो ब्राह्मण्स हैव टू बी यूनाइटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और परशुराम जी के जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत प्यार। ये आपको समझना पड़ेगा, परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय भी हैं, तो हम लोग के भी वो आदर्श है। तो आपको समझ पड़ेगा हम सब एक हैं और कोशिश करें कि एकता को है। एकता में जो है पावर बहुत ज़्यादा है। हम कोशिश करते रहते हैं कि जाट एकता हो, ये कोशिश करते रहते हैं ब्राह्मण एकता हो। तो एक उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। बीते दिन विधि विधान के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, तो वहीं 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा को लेकर जाने वाले सभी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देकर यात्रा को सुगम बनाए जाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। चार धाम यात्रा को लेकर जहां सभी संबंधित विभाग अपने स्तर से श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो वहीं परिवहन विभाग द्वारा भी चार धाम यात्रा रूट पर हाईटेक चेकपोस्ट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ चालक परिचालक के आराम की भी सुविधा उपलब्ध है और शौचालय के भी विशेष प्रबंध किए गए। हमारी चेक पोस्ट 3 में हुआ करती थी, और वो माननीय मंत्री जी द्वारा और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी द्वारा ये कहा गया कि आप लोग अच्छी चेक पोस्टें बनाएं। तो उसी के क्रम में उनके आदेश के अनुपालन में हमने हाईटेक चेक पोस्ट बनाई है, जिसमें ना सिर्फ सारा काम अब ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा, साथ में इस चेक पोस्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था करी गई है कि कोई यात्री थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहे या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो बैठना चाहे या उनको कोई प्रसाधन का उपयोग करना चाहे, वो सारे हमारे चेक पोस्ट पर उपलब्ध है। हमारा उद्देश्य है कि जो भी यात्री हमारे उत्तराखंड में आ रहा है उसको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है या कोई जानकारी चाहिए, हमारे चेक पोस्ट पर आए, उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। साथ में उन्हें बिना किसी देरी करे हुए उनकी यात्रा को आगे कंटिन्यू करा जाएगा। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट की 15 सदस्यीय टीम जोशीमठ पहुंची है। भूदसाव प्रभावित क्षेत्र में आपदा की जरूरतों के आकलन को लेकर टीम जोशीमठ पहुंची है। पीटीएनए की टीम जिला प्रशासन के साथ मिलकर 22 से 26 अप्रैल तक जोशीमठ में मौजूदा स्थिति का सर्वेक्षण करेगी और प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास, स्थानीय अवसंरचना, नागरिक सुविधाओं, पेयजल, सफाई, पर्यटन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर रिकवरी कंस्ट्रक्शन प्लान तैयार करने में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। पीटीएनए की टीम ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और आपदा राहत कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा भी की। तो पोस्ट डिजास्टर नीड्स एसोसिएशन की तरफ से 15 सदस्यीय टीम जोशीमठ पहुंची है और जोशीमठ में जो मौजूदा स्थिति है उसको भी जानने की कोशिश की जा रही है। पीटीएनए की टीम जोशीमठ पहुंचकर वहां के प्रभावित इलाकों का निरीक्षण भी कर रही है। सफाई, पर्यटन, पेयजल,
स्वच्छता, इन तमाम चीज़ों के तहत ये टीम वहां पर आकलन करेगी। साथ ही आने वाले दिनों में बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं 27 अप्रैल को, और ऐसे में पर्यटकों का और साथ ही साथ श्रद्धालुओं का आना जाना वहां पर लगे रहेगा। इसी के तहत ये टीम वहां पर पहुंची है। ज्यादा जानकारी के लिए संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए पीटीएनए की टीम जोशीमठ पहुंची है, 15 सदस्यीय टीम जोशीमठ पहुंची है। चूंकि आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी है, बद्रीनाथ के भी कपाट खुल जाएंगे और लोगों का आवागमन उस क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए 15 सदस्य कल यहाँ जोशीमठ पहुंच चुकी है और एक उच्च स्तरीय बैठक भी नगर पालिका में इसको लेकर के हो चुकी है और आज से ही ये कमेटी जो है अपना कार्य आरम्भ करेगी और 3 दिनों के कार्यक्रम के बाद ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देगी और उसके बाद ही जो उत्तराखंड सरकार द्वारा 3000 करोड़ का पैकेज पूछा गया है केंद्र सरकार से, तो उसको लेकर के आगे की तरफ कार्रवाई है। उसके बाद ही कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो 15 बजे के गाँवों के और यहाँ पे पहुंचे हैं, इसकी जो रिपोर्ट होगी उसी पे जो है जोशीमठ का जो पुनर्वास और जो आर्थिक पैकेज जो है उस पर जो है पूरी तरह जो है आपका प्रभाव करके जोशीमठ की निगाह लगी हुई। ठीक है संजय, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए पीटीएनए की 15 सदस्यीय टीम जोशीमठ पहुंच चुकी है। भू धसाव का आकलन करने के लिए ये टीम जोशीमठ पहुंची है। क्योंकि जोशीमठ में बड़े पैमाने पर भू धसाव की तस्वीरें बीते समय हमने देखी थी और ऐसे में 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलने वाले हैं। तो फिलहाल मौजूदा समय में वहां की स्थिति कैसी है, क्या वहां पर लोगों को वापस से पुनर्वास कराया जा सकता है, क्या वापस से लोग दोबारा वहां पर स्थापित हो सकते हैं, इन तमाम चीजों का आकलन करने के लिए पीटीएनए की 15 सदस्यीय टीम जोशीमठ भी पहुंची है। तो वहीं मसूरी में पर्यटन सीजन में लग रहे जाम को लेकर प्रशासन कार्य योजना बना रहा है, लेकिन मुख्य चौराहों पर बॉटल नेक होने के कारण जाम के झाम से निजात नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो वहीं मसूरी देहरादून पेट्रोल पंप के पास बनी पार्किंग को संचालित किया जाना भी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। पार्किंग को संचालित करने के लिए ठेकेदार को ठेका दिया गया है और निर्देशित किया गया है कि पार्किंग से मसूरी तक यात्रियों को भेजने के लिए शटल सेवा उपलब्ध कराई जाए। एसपी ट्रैफिक ने मुख्य चौराहों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए चूंकि अब पर्यटकों का रुख पहाड़ों की तरफ ज्यादा होने वाला है और ऐसे में मसूरी में जाम की स्थिति काफी ज्यादा देखने को मिलती है, ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती भी है। क्या कुछ दिशा निर्देश जाम की स्थिति से उबरने के लिए दिए गए हैं? देखिए, अगर बात करी जाए तो मसूरी में जाम से निपटने के लिए लगातार पुलिस और प्रशासन मिलकर संयुक्त कार्य योजना बना रहा है। इसी को लेकर एसपी ट्रैफिक अक्षय कौंडे द्वारा मसूरी के मुख्य चौराहों का निरीक्षण किया गया और वहीं अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि मसूरी में ट्रैफिक जाम ना लगे, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मसूरी के कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया है जहां से पर्यटक आराम से मसूरी पहुंच पाए। वहीं कई बोटलनेक ऐसे हैं जहां पर गाड़ियां लगातार फंस रही है और उसको लेकर दिक्कतें यहाँ पर साफ तौर पर आ रही हैं। तो इसको लेकर अब कार्य योजना तैयार की जा रही है। वहीं मसूरी में 32 लाख की योजना से बने पार्किंग को संचालित करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसको लेकर भी यहाँ पर एक्शन प्लान बनाया गया है और अब पार्किंग का ठेका यहाँ पर ठेकेदार को दे दिया गया है। सरकार द्वारा यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि जो भी गाड़ियां यहाँ पर पार्किंग में रुकेंगी वहां से यात्रियों को मसूरी लाने के लिए शटल सेवा शुरू की जाए। और देखा जा रहा है कि अब जो प्लान यहाँ पर तैयार किए गए हैं, जो दिशा निर्देश यहाँ पर एसपी ट्रैफिक द्वारा दिए गए हैं, उसका कितना असर मसूरी के आने वाले समय पर पड़ता है और जाम से निजात मिल पाता नहीं मिल पाता, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए पर्यटकों की भीड़ मसूरी में आमतौर भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और ऐसे में चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, तो उसके तहत क्या रूट डाइवर्जन का प्लान तैयार किया गया है और साथ ही जहां पर जाम की स्थिति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है वहां किस तरीके से इसे काबू किया जाएगा?
जी देखिए, अगर जाम की बात करी जाए तो चार धाम यात्रा शुरू होते ही कहीं ना कहीं जो पुलिस का एक्शन प्लान है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, इन अन्य क्षेत्रों में लगातार जाम लग रहा है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि मसूरी से यमुनोत्री जाने का रूट है और ऐसे में यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें साफ तौर पर है। जिस तरीके से एसपी ट्रैफिक देहरादून द्वारा ये बताया जा रहा है कि एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं, परंतु सवाल उठता है कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले जो एक्शन प्लान बनाए गए उनका क्या हुआ और उसका असर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कल से यहाँ पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले हैं और उसके बाद जो यात्री है, श्रद्धालु है, उन्होंने धामों की यात्रा शुरू कर दी है, परंतु जाम के घाम से वो फंसे हुए हैं, जिससे लोगों में खासा आक्रोश है। और ऐसे में पुलिस और प्रशासन की जो कार्य योजना है वो कहाँ तक कारगर सिद्ध हो रही है, इसमें अपने आप पे लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका जानकारी देने के लिए। तो वहीं डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत प्रतीत नगर में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान अनिल पर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता एलएम सिंह राणा ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के माध्यम से रायवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। आपको बता दें कि 23 नवंबर 2022 को मोबाइल चोरी की घटना हुई थी, लेकिन प्रधान ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया तो मामला और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद अब अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। गदरपुर के खेमपुर गांव में 50 वर्षों से खेती कर रहे किसानों को दरकिनार कर राजस्व विभाग की टीम भूमि की हदबंदी करने पहुंच गई, जिस पर टीम को ग्रामीणों और किसानों ने कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि मामले की गंभीरता के कारण राजस्व विभाग की टीम बिना हदबंदी के ही वापस लौट गई। इस दौरान किसान अशोक भांबरी ने बताया कि वह तीसरी पीढ़ी से यहाँ पर खेती कर रहे थे। प्रशासन ने गलत कारणों और गलत कार्यों के चलते किसी गलतफहमी में रहकर उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था। साथ ही किसान ने बताया कि उनके विरोध के बाद टीम वापस लौट गई, जबकि मामले का विवाद न्यायालय में फिलहाल विचाराधीन है। देहरादून में विक्रम संचालक खुलेआम परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न चौक चौराहों पर विक्रम संचालक फूटकर सवारियां बैठा रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को परेशानी भी हो रही है। इसमें कई स्थानों पर यातायात भी बाधित हो रहे हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। विक्रमों के फूटकर सवारी बिठाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही जिन लोगों ने यातायात का पालन नहीं किया उन पर ट्रैफिक पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि लगभग 900 चालान विक्रम चालकों के काटे गए हैं, लेकिन फिर भी चालक बाज नहीं आ रहे। तो देहरादून में विक्रम संचालक यातायात नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के चालान भी काटे गए, लेकिन बावजूद उसके नियमों का पालन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।